जय हिंद। आप लोगों को मैंने बताया था अपना अगले वीडियो में कि गांधी जी ने किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया और वहाँ पे भी अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद मैंने ये भी बताया कि जब इंडिया में गांधी जी आए तो पहली बार इसका कब मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात हुई और फिर गोपाल कृष्ण गोखले उसके राजनीतिक गुरु माने गए हैं और उन्होंने माना है अपने सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि गांधी जी जब आए तो 1915 से 16 तक वो कहीं भी भारत के किसी भाग में सिर्फ भ्रमण करते रहे, बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहे, कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया, लेकिन किसी आंदोलन की शुरुआत उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके गुरु जी का यही आदेश था कि किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को आज बताऊँगा क्या कि 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और वहाँ भी पहली बार अंग्रेजों को भारत में उन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया और सत्याग्रह उसको मतलब होने के लिए बाध्य होना पड़ा अंग्रेजों को मानने के लिए, और ये भी केवल शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी का इसके बाद आंदोलन की बात किया। देखिए जब उसके बाद मैं ये भी आज बताऊंगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ तो इसमें गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ, इसके बाद रौलेट एक्ट गांधी जी ने विरोध किया था, उस समय भी गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन के बारे में बताऊंगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1931 ईस्वी में 1930 ईस्वी में हुआ था उस समय के बारे में बताऊंगा, फिर गोल में सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आज कि शिक्षा इससे संबंधित गांधी जी की योजना क्या थी, वर्धा योजना, तो उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या मामला था उस समय, तो ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद 1942 से विकास आंदोलन हुआ और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय कस्तूरबा गांधी मतलब गांधी जी की पत्नी की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद क्या हुआ तो गांधी जब धीरे धीरे बड़े बहुत सारे कमीशन आए, देश का विभाजन हो गया 1947 में, उस समय गांधी जी नोआखोली मतलब पश्चिम बंगाल में दंगा को शांत कराने थे। उसी समय माउंटबेटन ने उसको वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा उपाधि से सम्मानित किया था, मतलब ऐसा सैनिक जो अकेले एक बॉर्डर की रक्षा कर सकते हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखेगा, मतलब धीरे धीरे अपना दुगना स्पीड कर लीजिए और मस्ती में एकदम मस्ती में अपना देखते रहिए, ठीक है। देखिए गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट किया उसके बाद उसी समय से, क्योंकि वो अहमदाबाद गुजरात से ही संबंधित है, गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में ही पोरबंदर जिला में, तो गांधी जी को ना वहाँ पे अहमदाबाद में जो कि अभी गुजरात में है अहमदाबाद, तो वहाँ से बार बार कॉल आ रहा था। कॉल का मतलब मैसेज आ रहा था, मतलब पत्र के माध्यम से कि यहाँ पे आइए मिल मजदूरों का हड़ताल हो रहा है और मिल मजदूरों को बोनस नहीं मिल रहा है। क्यों बोनस किस चीज़ का, तो प्लेग महामारी फैल रही थी और भी कुछ मतलब उससे संबंधित बोनस था। तो गांधी जी ने क्या किया, तो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, तो गांधी जी ने वहाँ पे गए अहमदाबाद गए, तो वहाँ अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार अनशन का प्रयोग किया। मतलब वहाँ पे कम समय था क्योंकि उसके बाद खेरा सत्याग्रह में भी गांधी जी को जाना था, तो वहाँ पे कि तुरंत ये शीघ्र समाप्त हो जाए मामला, इसी कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन का प्रयोग किया था भारत में। अनशन मतलब उपवास का प्रयोग किया था पहली बार, कि किसके, तो उद्योगपति थे उस पर दबाव बनाने के लिए। गांधी जी ने अनशन जब शुरू किया तो उद्योगपति लोग झुके भी, सरकार पे भी दबाव पड़ा। तो उस समय जो जितना बोनस मतलब जो मजदूर थे वो मांग रहे थे 50% बोनस, और जो मतलब जो उद्योगपति थे वे लोग केवल 25% देने पे राजी हो रहे थे। तो गांधी जी ने समझौता करा दिया दोनों के बीच में और 35% पे मामला रफा दफा हो गया। अभी भी गांव घर में होता है कि कोई व्यक्ति जैसे कोई बैल खरीदने के लिए जाता है, कोई कहता है 25,000, कोई कहता है 20,000, तो लोग चाहते हैं 22,000 फिक्स करा देते। तो ये गांधी जी के ही मान्यता से यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग गाँव घर में अभी भैया भाभी की लड़ाई को शांत कराने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हुएगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा ये भी झुक जाए, थोड़ा ये भी झुक जाए, मामला शांत हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए ये समाप्त हो गया। फिर उसी समय खेरा सत्याग्रह शुरू हुआ। खेरा कहाँ पे है, तो गुजरात का एक जिला है खेरा। वहाँ पे क्या हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। वहाँ पे मतलब रौदी पड़ गई थी। रौदी का मतलब हुआ था कि मौसम ना अल्नीनो की सिचुएशन आ गई थी, इसके कारण से वहाँ पे फसल एक अच्छी नहीं हुई थी। इसके बाद दूसरा कारण क्या था कि वहाँ पे प्लेग महामारी के कारण से और लोग बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे, मर गए थे। और उसी समय जो अंग्रेज सरकार थे ना, वो टैक्स माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे और बढ़ा ही दिए थे। इस कारण से वहाँ के लोग टैक्स चाह रहे थे कि माफ़ हो जाए, लेकिन माफ़ी नहीं हो रहा था। तो गांधी वहाँ पे ना शुरुआती स्तर पे मतलब आंदोलन शुरू हो रहा था, लेकिन कोई जो बड़ा लीडर उसमें प्रवेश करता है ना, तब आंदोलन को मान्यता मिलती है और सरकार पे भी दबाव बनता है। तो गांधी जी ने वहाँ पे भी गया वहाँ पे, और उन्होंने खेरा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया और आंदोलन का नेतृत्व किया वहाँ पे सत्याग्रह के माध्यम से, मतलब वही कि सत्य अहिंसा के माध्यम से।
धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज सरकार ने लगान माफ कर दिया तो खेरा सत्याग्रह भी सफल हुआ गया। गांधी जी ने धाए धाए मतलब 3 आंदोलन को सफल बना दिया। पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मीन मजदूर हड़ताल और दूसरा कौन हो गया तो खेरा सत्याग्रह। 3 आंदोलन, गांधी की ख्याति ना राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। लोगों को लगने लगा कि नहीं, बंदा में जान है और ये हमारे मुद्दा को सुलझा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए जब इस प्रकार की मतलब हवा उठी ना, तो भारत में है ना कि भारत में अंधविश्वास से बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। जब कोई हल्ला किसी के बारे में उठता है ना तो पूरा शोर मच जाता है, चाहे क्या है मामला वो जानने समझने नहीं लगता है। भीड़ जैसे मतलब चल दिए पीछा पीछा, इससे हो जाता है भारत में। इस प्रकार की सिचुएशन है। तो गांधी जी के बारे में भी इसी प्रकार का पूरा हुआ और क्या कि गांधी जी बहुत बड़ी व्यक्ति है, बहुत बड़े नेता है, सरकार को भी झुकना पड़ता है प्रत्येक बार उसके सामने में। गांधी जी में ताकत भी था और वो दक्षिण अफ्रीका से भी झुका के आए थे, इसलिए उस समय लोग उसको भगवान मानने लगे, इस टाइप के मानने लगे। इसके बाद क्या हुआ, देखिए मतलब भारत में जो आंदोलन की गतिविधियाँ बढ़ रही थी। आप लोगों को एक बात और मालूम हुआ कि लाल बाल पाल के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ती जा रही थी उस समय। और जैसे खुदीराम बोस ने 1919 ईस्वी में बम फेंक दिया था मुजफ्फरपुर कांड के दौरान से। इसके बाद और भी कई गतिविधियाँ हो रही थी, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, उन लोगों ने क्या किया था। तो इसके बाद किया था, लेकिन कई सारी गतिविधियाँ उसके माध्यम से चल रही थी। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। यह रॉलेट एक्ट किया था, इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी व्यक्ति पे अंग्रेज को यदि कोई शक होगा तो उसको गिरफ्तार करके और अनंत समय तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। उस पर कोई मतलब बिना केस, मतलब नहीं कोई वकील, नहीं कोई दलील, नहीं कोई अपील किया जा सकता है किसी कोर्ट में। तो गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए इसका विरोध किया और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी जी ने उपवास का प्रयोग किया गया, उसका विरोध में भाषण दिया गया। इसी के विरोध में क्या हुआ तो पंजाब में इसी का मतलब गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में उसका धीरे धीरे विरोध होने लगा। तो गांधी जी के आह्वान पे पंजाब प्रांत में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने क्या किया, तो विद्रोह शुरू किया था वहाँ पे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो 10 अप्रैल 1919 को उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और जेल में बंद कर दिया था। गांधी जी को भी जब हरियाणा पहुंचे गांधी जी उस मामला को जानने के लिए, तो गांधी जी को भी 10 अप्रैल को 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को हालांकि अगले ही दिन छोड़ दिया गया, लेकिन सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को नहीं छोड़ा गया। ठीक है, अब क्या हुआ तो अंग्रेज सरकार पे दबाव बढ़ने लगा। भीड़ मतलब जैसे मतलब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। देश में अलग अलग भागों में अलग अलग हिंसा फैलने लगा धीरे धीरे छोटे ही स्तर पे। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियावाला बाग नाम का है, अमृतसर में है। जालियावाला एक तो बाग का नाम है। तो वहाँ पे लोगों ने, बैसाखी पूर्णिमा थी तो वहाँ पे लोग जमा हो रहे थे, मतलब पूजा करने के लिए, महोत्सव मनाने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोग जो नेता थे ना, वो लोग भाषण भी दे रहे थे अंग्रेजों के विरोध में। इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाते हुए क्या किया, तो बिना कुछ कहे सुने हुए अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, एकदम दाएं 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 दाएं, बाप रे बाप। मतलब अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मतलब एकदम खून से लाल हो गया पूरा बाग। मतलब एक ही रास्ता था निकलने वाला, एकदम अंधाधुंध गोलियां, दीवार इतना ऊपर था कि कोई भाग ही नहीं पा रहा था। कुछ लोग जो भाग रहे थे उसका टांग हाथ टूट रहा था। इस प्रकार के मतलब बहुत दर्दनाक समस्या हो रही थी। इसके बाद क्या हुआ, और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। सरकारी रिपोर्ट में 379 ही बताया गया। तो जब कांग्रेस समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया तो उस समय मतलब बहुत सारे लोग, 600-700 ज़्यादा आदमी उससे मतलब मरा हुआ पाया गया। कई लोगों ने तो अपना नाम ही नहीं बताया, क्योंकि जो बता दे तो उसके घर पर और छापा पड़ता था और उसको फैमिली को परेशान किया जाता था, इसलिए नहीं बताया गया। और लेकिन सरकारी रिपोर्ट में यदि पूछा गया तो 379 के बारे में बताया गया, एग्जैक्ट डेटा, मरने वालों की डेटा। ठीक है, उसमें जो गोली चलाने वाला व्यक्ति उस समय पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल था ना, उसका नाम था माइकल ओडायर। और उसी व्यक्ति को 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने 21 वर्ष के बाद मतलब 1940 ईस्वी में गोली मार दिया था। और एक था, गोली चलाया कौन था, तो अंग्रेजी सैनिक के द्वारा चलाया गया था, लेकिन उसका जो कमांडर था ना, उसका ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, मतलब आर डायर उसका नाम था। और जो गोली चलवाया था उसका नाम था ओ डायर। देखिए माइकल ओडायर, देखिए उसको याद कर सकते हैं, माइकल ओडायर ने मारने का आदेश दिया था, लेकिन गोली चलाया कौन था, तो आर डायर चलाया था। ब्रिगेडियर पद पर था वो व्यक्ति, ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर था उसका नाम, जो गोली चलाने के लिए गया था, मतलब ब्रिगेडियर सेना इधर। तो उसके बाद क्या होगा, तो देश में ना पूरा विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। मतलब बड़ा अंग्रेज सरकार का लोग ना थूकने लगा, अंग्रेज सरकार पे एकदम थू करने लगा सब पूरी तरह से। इसी दौरान क्या किया, गांधी जी ने इसका मतलब इस प्रकार के नरसंहार को देखते हुए कहा कि यह सरकार किसी भी निकम्मी सरकार है, किसी भी प्रकार से भारत में रहने योग्य सरकार नहीं है।
गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तो अपना उसको जो दिया गया था नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, इसी प्रकार से और बहुत सारे नेता ने अपना अपना उपाधि लौटा दिया। एक और कहानी वहीं से शुरू होता है जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए क्या हुआ शुरू, तो 1908 आपको पता होगा कि 1914 से 18 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसके बाद जर्मनी के नेतृत्व में जो भी देश थे सबकी हार हो गई थी। 1918 ईस्वी में युद्ध समाप्त हुआ था। तुर्की जो कि जर्मनी की तरफ से ही लड़ा था, धुरी राष्ट्र की तरफ से, तो उसकी भी हार हो गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, तुर्की पर एक तो सेवर्स संधि ला दिया, और इसके माध्यम से क्या हुआ, तो तुर्की के अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। मतलब तुर्की बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना था, उसको विभाजित किया बहुत प्रांत में। तो इसी कारण से भारत में ना खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। उस समय जो ना खलीफा का पद था, आप लोग भी सुने हुआ कि जब मुगल शासन या उससे पहले सुल्तान का शासन जब पड़ती होगा, तो पता होगा कि कुछ सम्राटों ने अपना पद भारत में शासन की वैधता के लिए खलीफा से सर्टिफिकेट प्राप्त करता था। तो वही खलीफा का पद चल रहा था तुर्की में। तो गांधी जी ने उसने क्या किया, तो खलीफा को भी अपदस्थ कर दिया। उसके बाद क्या होता, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। खिलाफत आंदोलन देखिए गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी बहुत होशियार नेता थे, मतलब दूरदृष्टि वाले नेता थे। और भारत में जैसे आज हिंदू मुस्लिम के संघर्ष है ना बीच में, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष उस समय था हिंदू मुस्लिम के बीच में। मतलब आंदोलन के समय सब साथ रहते थे, लेकिन फिर भी आंतरिक इंटरनल कलह जो है ना वो बना ही रहता था इस प्रकार के। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मानते हुए दोनों को समझा कि ये उचित समय है, यहाँ पे सभी एक साथ हो सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने इसका समर्थन किया। जब गांधी जी ने समर्थन किया, तो जो उसके प्रमुख नेता थे, जैसे अली बंधु थे। अली बंधु में एक तो शौकत अली, एक तो मोहम्मद अली नाम था। अली बंधु मतलब अली नाम के दो भाई थे, अली बंधु मतलब भाई होता है। उसके बाद और भी कई नेता थे जो खिलाफत आंदोलन में शामिल थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना भी खिलाफत आंदोलन में शामिल थे। कि तब मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को चेताया कि आप मुसलमान के मामला में नहीं पड़िए, मुसलमान के मामला मुसलमान पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो था ना, उस समय मतलब राष्ट्रीयवादी नेता के तौर पे जाना जाता था शुरुआती दौर में। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी था उस समय 1919 ईस्वी से, मतलब 1906 ईस्वी में कांग्रेस ज्वाइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना। दादा भाई नौरोजी के चीफ मतलब निजी सचिव के तौर पे 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सदस्यता प्राप्त किया था। और 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन में शामिल होने लगे, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता का प्रयास किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वो मतलब 1913 में मुस्लिम लीग में भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन दोनों में साथ साथ थे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस से 1920 में त्यागपत्र दिया था नागपुर अधिवेशन के दौरान। आप लोगों को पता होगा कि नागपुर अधिवेशन में ही गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने उसी समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और सरकारी तौर पे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मतलब पूरा देश में धीरे धीरे उसमें कई स्तरों पे लोगों को मतलब बड़े स्तर पे समिति बनाई, 300 से अधिक समिति बनाई गई। वहाँ पे मतलब रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया। बड़े स्तर पे लोगों को गिरफ्तारी दी गई, कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, कई विद्यार्थियों ने अपनी स्कूल से पढ़ाई छोड़ दिया। इसके बाद जैसे आप लोगों ने जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होगा, तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। मात्र कुछ दिन उसके परीक्षा का था, उस समय भी उन्होंने इतना जोश था जयप्रकाश नारायण में, उन्होंने परीक्षा देना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। इस प्रकार के जैसे मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने होगा, लेखक मुंशी प्रेमचंद, वे भी सरकारी नौकरी में सब इंस्पेक्टर के पद पे थे, वे भी अपना नौकरी छोड़ दिया। इसी प्रकार से मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आंदोलन फैलता रहा, धीरे धीरे पूरे प्रांत में, पूरे देश के विभिन्न भागों में इसका विस्तार होता रहा। लोगों ने चरखा कराकर अपना कि जैसे बिहार में कुछ महिलाओं ने अपना गहना बेचकर, गहना आभूषण दे देकर कांग्रेस को समर्थन किया कि धन जुटाया जाए और अधिक व्यापक स्तर पे आंदोलन का हमको अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए और देखिए 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था, तो 1 अगस्त 1920 के ही जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वे भी उसकी भी मृत्यु हो गए थे। तो गांधी जी ने प्रतीकात्मक रूप से उसी दिन शुरू कर दिया, ताकि कि सभी गुट जितने भी है ना, गरम दल सभी का समर्थन मिले। और इसका फायदा भी हुआ गांधी जी को, व्यापक स्तर पर आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इसके बाद क्या हुआ, जब यह आंदोलन पूरी व्यापक स्तर पर फैल गया, तो फिर देखिए जैसे जैसे फैलता गया, अंग्रेजों पे ये एकदम दबाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सोचा किस प्रकार से आंदोलन को कुचला जाए।
कुछ मौके नहीं मिल रहा था, क्योंकि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। भाई सामने वाला आपको कुछ करेगा तब ना आप मारिएगा। सभी सरकार जो है ना विश्व में अपने जनता को विरोध करने का अधिकार देती है, तो आप कैसे उसको शांतिपूर्ण विरोध को मार सकते हैं। तो सहारा लिया था हमेशा पुलिस का। आप अभी भी देखते होइएगा कि जब कोई शांतिपूर्ण आंदोलन करता है ना, तो पुलिस के माध्यम से कोई गोला फेंकवा देता है, कोई पत्थर फेंकवा देता है, या फिर डंडा तंडा मार मार के किसी प्रकार से आंदोलन को नष्ट करवा देता है। अभी भी हाल ही में आंदोलन हुआ था, आप लोग देखते हुए कि किस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की गई थी आंदोलन को। इसी प्रकार से उस समय भी क्या हुआ, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी क्या है, तो एक जगह का नाम है जो गोरखपुर जिला में पड़ता है। अभी भी ये थाना है, ये है, आप लोग सोचिए चौरा चौरी थाना जो है ना अभी भी वर्तमान समय भी चालू है। वहाँ पे भी अभी भी पुलिस वाला रहता है। जैसे कई जगहों पे, जैसे हम लोगों का बाबूबड़ी थाना है, बहुत सारे थाना है, तो इसी प्रकार का थाना चौरा चौरी थाना है, सामान्य थाना है, वहाँ पे भी पुलिस वाला रहता है। वहाँ पे ना मतलब पुलिस वाला ना जब आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे थे, तो उसकी भीड़ को देखते हुए जब लोग मतलब भारत का नारा लगा रहे थे, कांग्रेस का नारा लगा रहे थे, तो पुलिस वालों ने गोली चला दिया। तो भीड़ भी भड़क गया पूरा कि भाई हम लोग शांति से जा रहे हैं, हम लोग पे गोली चला दिया। भीड़ ना जाके एकदम हुराट हुराट के उन लोगों को मारा अंदर में। वो लोग थाना में अंदर में जाके घुस गए घर में। उसने अंदर में जाके जब घुस गया ना, तो सोचा कैसा मारा जाए, मतलब इतना मतलब परेशान हो गया था ना कि उसको आग लगा के फेंक दिया अंदर में, कपड़ा सब फेंक दिया, तेल फेंक दिया अंदर में। 20-22 तो पुलिसकर्मी का अंदर में मौत हो गया, थाने में मौत हो गया। अब इतना बड़ा हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने उसको अपना भारी भूल बताया था। मतलब लोगों पे छोड़ दिया आंदोलन बिना आत्मनियंत्रण के, तो गांधी जी ने उसको पहाड़ जैसा भूल बताया। उस समय गांधी जी अहमदाबाद में थे, और गांधी जी ने 5 फरवरी को यह आंदोलन, ये हिंसा हो गई। 12 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया आंदोलन जब वापस ले लिया ना, तो उसको व्यापक स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का विरोध किया कि आंदोलन इतना चरम पे है तो उसको काहे ले रहे हैं। मोतीलाल नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, मतलब बहुत बड़े बड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, बहुत सारे जितने उस समय के नेता थे सभी ने विरोध किया कि इतने चरम स्तर पर आंदोलन है, फिर उसको एक छोटी सी घटना के कारण से क्यों रोक रहे हैं। पूरे देश में इतने बड़े जनता अभी संगठित हुआ है, अभी हम अंग्रेजों को उखाड़ सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेरा रूल है कि हम सत्याग्रह और अहिंसा का पालन करेंगे, इसके विपरीत हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लंबे समय तक, यदि याद रखिएगा जीवन में हमेशा भी, यदि लंबे समय तक आंदोलन में टिके रहना है या किसी भी क्षेत्र में टिके रहना है ना, तो आपको सही डायरेक्शन में ही जाना है, ये जाना पड़ेगा। यदि आप शॉर्टकट में चलेगा तो कुछ दूरी तक तो चले जाइएगा, स्पीड भी हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए आगे भी निकल जाए, लेकिन आगे चलकर ना आपको पीछे हटना पड़ेगा, इतना पीछे कि आप सदा के लिए समाप्त हो जाइएगा। इसलिए यदि बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो हमेशा दीर्घ मतलब लंबी रूट अपनाइएगा, ताकि आप बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकेंगे। तो गांधी जी ने सोच रहे थे कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने सत्य का रास्ता चुना ताकि आंदोलन को जीवित रखा जा सके, दमन से बचाया जा सके। क्योंकि अंग्रेज के पास ना बड़े बड़े हथियार थे, तोप, गोला बारूद, हवाई जहाज, सब प्रकार के हथियार थे। भारतीय के पास क्या था उस समय? कुछ नहीं, नहीं टेक्नोलॉजी, नहीं कुछ होते, नहीं कुछ संचार के साधन, नहीं रेलवे, कुछ नहीं था उस समय। मतलब रेलवे था तो अंग्रेज सरकार के कंट्रोल में था, भारतीय के कंट्रोल में थोड़ी था उस समय। इसके बाद क्या हुआ, जब आंदोलन स्थगित हो गया, सभी जब अपने आदमी गांधी जी का विरोध करने लगा ना, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 10 मार्च 1922 ईस्वी को। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम गुजरात से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर गांधी जी को जब जेल में रखा गया, तो उस दौरान गांधी जी को अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स एक बीमारी होता है जो अभी भी कितना व्यक्ति को हो जाता है। तो गांधी जी को फिर 1924 ईस्वी में 5 फरवरी के दिन, जिस समय कांड हुआ था, 5 फरवरी के दिन गांधी जी को फिर रिहा कर दिया गया। क्या होता, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को फिर रिहा कर दिया गया। उस समय रखा गया था यरवदा जेल, पुणे में रखा गया था। अपेंडिक्स बीमारी हो गया था, इस कारण से गांधी जी को रिहा कर दिया गया। और उसी समय गांधी जी को सम्मान देने के लिए मतलब कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने सम्मान देने के लिए क्या किया, तो 1924 में जो बेलगांव में कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में, वहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो गांधी जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो पहला अधिवेशन था और अंतिम अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। मतलब कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता किया था गांधी जी ने। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन कब किया था? 1915 ईस्वी में ज्वाइन किया था, गोखले के आदेश पे। गोखले मतलब उनके राजनीतिक गुरु ने कहा था कि ज्वाइन करो, तो उस समय उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन यदि संबोधन का बात पूछा जाए कि गांधी जी ने कांग्रेस को संबोधन कब किया सबसे पहली बार, तो 1921 ईस्वी में किया था, जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे इसे घूमने के लिए या समस्या उठाने के लिए। उसी से 1901 ईस्वी में ही कांग्रेस को एक बार मतलब संबोधित किया था। उसके बाद उन्होंने सदस्यता 1915 ईस्वी में ज्वाइन किया था।
ठीक है। 1924 ईस्वी में जब 1925 ईस्वी में फिर कौन बन, सरोजिनी नायडू बन गया अध्यक्ष। उसके बाद एकदम देश में एकदम शांतिपूर्ण माहौल हो गया, मतलब सब निराश हो गए नेता सब, जो भी क्षेत्रीय नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी निराश हो गए, क्योंकि मतलब लोग ठंडा जाता है तो फिर उठने में टाइम लगता है ना। ये नहीं है ना कि आज कॉल कीजिए फिर सब एकदम आंदोलन के तैयार हो जाएगा। फिर जब एक बार समाप्त हो जाते हैं तो फिर से संगठित होने में, इतना जोश बनाने में मतलब टाइम लगता है पूरा। इसके बाद क्या हुआ, मतलब माहौल धीरे धीरे फिर बनता जा रहा था 1928 ईस्वी के आसपास। 1928 ईस्वी के पास आप लोगों ने पढ़े होगा कि 1929 ईस्वी में 8 अप्रैल को भगत सिंह और राजगुरु ने सेंट्रल असेंबली में जाके बम फेंक दिया था 8 अप्रैल को, और इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी प्रकार से देश में फिर से माहौल धीरे धीरे बनने लगा। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ मांगे रखी। फिर से गांधी जी का मन हुआ कि आंदोलन किया जाए, तो इसलिए उन्होंने कुछ मांगे रखी ब्रिटिश सरकार के सामने। पहला तो कहा कि नमक, मतलब उन्होंने, गांधी जी ने ऐसा मुद्दा खोजा कि जिससे सब प्रभावित हो, ताकि देश के सभी व्यक्ति आंदोलन के लिए आगे आए। ये नहीं कि केवल किसान आए, महिला आए, जमींदार आए, ये नहीं, मतलब सभी आने। तो उन्होंने नमक का सहारा लिया, कहा कि नमक टैक्स समाप्त कीजिए। इसके बाद कहा कि नमक बनाने का अधिकार भारतीय व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, वो भी स्थानीय व्यक्ति को फ्री में अधिकार मिलना चाहिए नमक बनाने का अपना खाने के लिए। तीसरा बात उठाया क्या मुद्दा, दूसरा और क्या मुद्दा था उन्होंने, उसका मुद्दा था कि जो सरकारी खर्च है उस पर कटौती किया जाए, जो सैनिक पे खर्च हो रहा है उस पर कटौती किया जाए, शिक्षा पे खर्च को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार के गांधी जी ने मुद्दा उठाया और अपना डेट तय कर दिया कि इतना तारीख तक आपको मानना है। 5 अप्रैल तक डेट तय कर दिया। 11 मार्च तक गांधी जी ने डेट तय कर दिया 1930 में। लेकिन उस समय कौन थे, इरविन थे उस समय, कौन थे, तो इरविन थे भारत के गवर्नर जनरल। और सहयोग आंदोलन के दौरान कौन थे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो लॉर्ड इरविन ने सोचा कि कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने बात नहीं माना। तो 11 मार्च तक नहीं हुआ, तो 12 मार्च को गांधी ने क्या किया, तो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाल दिया, जो कि 240 मील की दूरी थी, और उसमें 78 अनुयायी गए थे, जिसमें 78 सहयोगियों में से केवल एक बिहार के व्यक्ति शामिल थे, जिसका नाम था कारो बाबू, इसको कहा जाता है, या मैथिली गांधी के नाम से भी, और इसका वास्तविक नाम था गिरिवर्धहारी चौधरी, जो कि दरभंगा थे से, मतलब मिथिला क्षेत्र के थे, दरभंगा के थे हुए। इसके बाद क्या हुआ, तो वो 5 अप्रैल को पहुंचे दांडी मार्च। दांडी क्या है, दांडी गुजरात में एक तट का नाम है, जो कि नावसेर जिला में पड़ता है, गुजरात के नावसेर जिला में पड़ता है, अरब सागर के तट पर स्थित है। दांडी गाँव का नाम है। वहाँ पे उन्होंने पे पहुँचा और 5 अप्रैल को पहुँचा। 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, तो अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर नमक बनाया स्वयं से, और वहाँ पे नमक बनाते हुए सरकार के जो नियम कानून था उसको उन्होंने तोड़ते हुए नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, कि हम एकदम विनम्र तरीके से आपके कानून को नहीं मानते हैं, मेरी जो मांग है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। धीरे धीरे फिर से आंदोलन का माहौल देश में बनने लगा, पूरा देश में फिर से स्थितियाँ बिगड़ने लगे, अंग्रेजों का शासन फिर से डमाडोल होने लगा। तो गांधी जी ने क्या किया, उसी समय आपको पता होगा कि 1930 ईस्वी में मनाया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में, 1931 से मनाया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 से मनाया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 1930 वाला प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, बहिष्कार कर दिया, तो आंदोलन गोलमेज सम्मेलन का कोई महत्व ही नहीं रहा। फिर 1931 ईस्वी में क्या हुआ, तो कहा कि मतलब वहाँ पे जो राजा थे ना, कहा चोट्टा भेजो जल्दी, इरविन को डांट के कहा। तो किसी प्रकार से उस समय इरविन ने उसकी मांगों को मान लिया, कहा कि आप आंदोलन स्थगित करिए, हम आपको सभी बातें मान लेते हैं। तो गांधी जी का सभी बातें मान लिया गया, और इसमें कहा गया कि जो राजनीतिक कैदी है उसको रिहाई कर दीजिए, जो जिन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया है। उसी दौरान छूट गया, मतलब स्पेशल उन्होंने भगत सिंह का नाम नहीं लिया। भगत सिंह को जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था ना, उसके कारण से उसको फांसी नहीं दी गई। सैंडर्स को जो गोली मारी गई थी ना, उसके कारण से उसको मतलब फांसी की सजा दी गई थी। तो ये मतलब अचानक किसी प्रकार से उस समझौता में छूट गया भगत सिंह का नाम स्पेशल रूप से शामिल करना। 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता, जिसके दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, तो 1931 ईस्वी में गांधी जी वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन कम्युनल अवार्ड, मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे आंदोलन भी विफल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत आके गांधी जी ने कहा कि मैंने भले ही राउंड टेबल असफल हो गया, परंतु मैंने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया, मतलब घाटा नहीं लगने दिया, इज्जत बर्बाद नहीं होने दिया। गांधी जब आए तो कहा। फिर भीमराव अम्बेडकर मान गए कि नहीं, हमको चाहिए, मतलब अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि दलितों को उस समय देश में ना बहुत बुरी स्थिति थी। तो गांधी जी ने क्या किया, तो इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया।
आंदोलन सब बहुत 21 दिनों तक आंदोलन सब चला। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरबदे जेल में दोनों के बीच में समझौता हुआ और फिर सीटों की संख्या कितना कर दे, सीटों की संख्या उस समय बढ़ा। प्रांतीय विधानमंडल में उस समय मतलब जितना प्रांत था उस सभी प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब संयुक्त रूप से मतलब सीट आरक्षित की जाएगी, अलग से चुनाव नहीं होगा दलितों के लिए। और इसके बाद केंद्रीय विधानमंडल में 18% अलग से आरक्षण दिया गया दलितों के लिए, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर इस पर सहमत हो गए। इसके बाद गांधी जी का उपवास समाप्त हुआ। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे नहीं हुआ ख़त्म, तो फिर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा फिर दोबारा शुरू कर दिया, जो 1934 ईस्वी तक चलता रहा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही उपाधि दिया जाता है संघर्ष विराम संघर्ष के माध्यम से चलता रहा। तो ये प्रश्न पूछा भी गया था कि गांधी जी का कौन सा आंदोलन था जिसको संघर्ष विराम संघर्ष के तौर पे देखा जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1934 में समाप्त हो गया। तो 1934 ईस्वी में ही गांधी जी ने कांग्रेस से पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया। ये कहती है कि हमको अब कांग्रेस से ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब हम रचनात्मक कार्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसी समय गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरुआत किया था 1932 से 34 ईस्वी के आसपास में, और हरिजन पत्रिका शुरू किया। इसके बाद दलितों के उद्धार के उन्होंने बहुत सारे कार्य करना शुरू किया गया। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए अलग क्षेत्रों में जाके भाषण भी दिए और रचनात्मक कार्यों से उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो 1937 ईस्वी में जब आया तो उन्होंने वर्धा में शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया, वर्धा शिक्षा प्रस्ताव जिसके नाम से कहा जाता है। इसको नई तालीम की भी कहा जाता है या बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। इसमें गांधी जी का मानना था कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए प्रारंभिक स्तर पर, और 7 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। उस समय क्रांतिकारी कदम माना गया था ये, कांग्रेस के द्वारा या गांधी जी के द्वारा उठाया गया यह कदम। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा ताकि ज़्यादा एकदम कॉन्सेप्ट लोगों का भी क्लियर हो। और ये पसीना भले ही निकल रहा है लेकिन लोगों को पसीना नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, तो इसमें शिक्षा में प्रावधान बता दिया हम, तो जैसे स्वावलंबी बनने की शिक्षा इसमें दिया जा रहा था। इसके बाद चरखा चलाने के, स्वयं हैंडीक्राफ्ट बुनने का सीख दिया जा रहा था लोगों को जोड़ने का, मतलब आत्मनिर्भर जैसे बन सके। इसके बाद शिक्षा के प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति गठित किया गया। उसके सिलेबस क्या क्या निर्धारित किया जाए इसके लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वही है जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने थे भारत का। इसके बाद हो गया जुलाई 1942 आया। उस समय गांधी जी ने क्या किया, देखिए जुलाई, इससे पहले भी जुलाई अक्टूबर 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया था तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों के कहे बिना भारतीयों को भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया, भारतीयों के समर्थन के बिना। तो कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए विभिन्न प्रांतों से अपने सरकार से इस्तीफा भी दे दिया था, और गांधी जी समेत सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इसका विरोध किया। और गांधी जी ने कहा कि सभी अपने अपने स्तर पे, जो व्यक्तिगत नेता है अपने अपने स्तर पे भाषण दीजिए कि हम युद्ध में शामिल नहीं है, और अपने आप गिरफ्तारी भी दीजिए। तो प्रथम ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। तो 17 अक्टूबर 1940 को जब शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये हुआ था पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। पवनार आश्रम में कौन रहते थे, तो विनोबा भावे रहते थे। तो गांधी जी पहला सिचुएशन था जब गांधी जी ने आंदोलनकारी को नियुक्त किया था, जिसे किसी को नियुक्त किया जाता है ना कोई कार्य करने के लिए, तो उन्होंने नियुक्त किया था। अंग्रेज भी पागला गए कि भाई कैसन कैसन आदमी है, यहाँ पे आंदोलनकारी को भी नियुक्त करता है। तो प्रथम आंदोलनकारी नियुक्त किया था किसको, तो विनोबा भावे को। द्वितीय आंदोलनकारी नियुक्त किया था जवाहरलाल नेहरू को। तीसरा आंदोलनकारी नियुक्त किया था ब्रह्मदत्त को। और बिहार में बात किया जाए यदि, तो बिहार में देखिए, बिहार में शुरुआत हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को देश में, और 28 नवंबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ था बिहार में। उसमें प्रथम सत्याग्रह रहे थे श्री कृष्ण सिंह, और द्वितीय थे कौन, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है। इसके बाद विभिन्न प्रांतों में और नेताओं के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब अंग्रेजी सरकार के विरोध में भाषण देना और अपनी गिरफ्तारी देना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद जुलाई 1942 ईस्वी में क्या हुआ, जुलाई 1942 ईस्वी जब आया था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में फिर भी भारत को शामिल करता है क्या, भारतीय सेना विदेश में जाकर मर रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे, मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी। ये भी था कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो पहले विश्व युद्ध में कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि यदि हमको समर्थन दीजिएगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, मतलब हम अपना शासन हटा लेंगे और आप लोगों को राजनीति करने देंगे, मतलब सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से हम रहेंगे, बाद बाकी सब आप ही लोग संभालिएगा। लेकिन अंग्रेजों ने जब युद्ध समाप्त हो गया तो धोखा दिया, कहा कि नहीं अब नहीं होगा, ये धीरे धीरे विकास हो गया, बहाना बनाना शुरू कर दिया। और गांधी जी पहली बार बहुत सपोर्ट किए थे अंग्रेजों को कि छोड़ देगा भारत को।
गांधी जी ने कहा गलती हम दोहराएंगे नहीं किसी भी प्रकार से। इसके कारण से उन्होंने क्या, तो उसी समय उन्होंने कहा कि अभी अंग्रेज सरकार इधर फसल है, लोहा पे ही लोहा गर्म किया जाए और तभी अंग्रेज मतलब छोड़ के भागना पड़ेगा उसको। तो इसी कारण से उन्होंने 1942 ईस्वी के जुलाई में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें उन्होंने क्या किया, तो अपना प्रस्ताव पेश किया। तो कांग्रेस ने जो नेता लोग थे वे कहा कि यदि इस प्रकार की समस्या आएगी तो कांग्रेस मतलब अंग्रेज सरकार सीधे सबको गोली मारना शुरू कर देगा, क्योंकि आप भारत छोड़ो का मतलब हो गया कि अब अंतिम अल्टीमेटम देना हो गया। तो इस कारण से क्या हुआ था, गांधी जी ने, और 1942 का जो हुआ था अधिवेशन बम्बई में हुआ था, उस समय क्या हुआ, फिर गांधी जी का जब बात नहीं मान रहे थे न उसके नेता लोग, छोटे स्तर के नेता लोग, तो गांधी जी ने उसी समय कहा था कि यदि कांग्रेस यदि मेरा बात नहीं मानती है, इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जब इस प्रकार के अंतिम अल्टीमेटम दिया गया गांधी जी के द्वारा, तो नेता लोग समझने लगे कि अब मानना ही पड़ेगा बात। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको आगे बढ़ाया, अनुमोदन समर्थन किया, और जिसको समर्थन देना था दिया। लेकिन बहुत सारे नेताओं ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया उस समय। राजगोपालाचारी ने तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दूसरे पार्टी के नेता थे, उन लोगों ने विरोध किया, जैसे जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। सभी का अपना अपना कारण था, लेकिन ये लोग भी विरोध किए। इसके बाद क्या हुआ, इतना हो गया विरोध किया। उसके बाद मतलब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर नामक टैंक में महात्मा गांधी ने बहुत बड़े स्तर पर भाषण दिए, और उसी समय उन्होंने कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, आज से एक नारा अपना लीजिए कि या तो करो या मरो। मतलब या तो हम भारत, या तो हम आज से आप लोग अपना स्वतंत्र समझिए, या तो स्वतंत्रता का प्रयास में या तो स्वतंत्र हो जाइए, या इसी प्रयास में अपना जान दे दीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से। इन कहते हुए भाई जो करो या मरो का नारा देगा वहाँ पे शांतिपूर्ण रहेगा मामला। गांधी मतलब अंग्रेजों को चौकन्ना हो गया। अंग्रेज कहा कि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो पूरा मतलब ब्लास्ट हो जाएगा काम। एकदम सुबह 9 अगस्त को सुबह सभी महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके पूना के आगे खा पैलेस में बंद कर दिया गया, तीनों को एक ही जगह पे। इसके बाद नेहरू जी को गिरफ्तार करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जितने बड़े नेता थे ना सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय मामला समाप्त हो गया। फिर क्षेत्रीय स्तर पर बहुत बड़ा जहीं तहीं रेलवे का प्लेटफॉर्म उखाड़ के फेंक दिया गया। कई स्थानों पर रेल थाना में आग लगा दिया, रेलवे को जला दिया गया, थाना को जला दिया गया। बहुत बड़े कितने पर अंग्रेजों के द्वारा बम वर्षक जहाज से गोली बरसाया गया आंदोलनकारियों पे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब क्षेत्रीय स्तर पर बहुत आंदोलन चलता, धीरे धीरे अंग्रेजों के दमन के कारण से धीरे धीरे मामला शांत होता गया। फिर 1943, 44 ईस्वी, 45 ईस्वी, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1947 में विभिन्न माध्यमों के माध्यम से माउंटबेटन, अंतिम में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा गठन हुआ, और किसी भी सरकारी योजना में गांधी जी सीधे तौर पे शामिल नहीं थे, मतलब अध्यक्ष के तौर पे या किसी पद के तौर पे। गांधी जी एकदम बाहर रह के काम करने वाले व्यक्ति थे, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार के तौर पे। फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश विभाजन हो गया माउंटबेटन योजना के तहत से। उस समय गांधी जी ना नोआखाली में दंगा शांत करा रहे थे, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का दंगा बहुत ज़्यादा भड़क गया था। तो गांधी जी नोआखाली जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे दंगा शांत करा रहे थे। उसी समय माउंटबेटन ने उसे 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले एक बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है, जहाँ पे 10,000 सैनिक भी नहीं कर सकता है काम, उतना अकेले गांधी जी ने कर दिया काम। उसके बाद यह मामला हो गया, गांधी जी वहाँ पे हो गया। फिर 15 अगस्त पे लाल किला पे तिरंगा फहराया गया इसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। इतना होते होते फिर पूरा समाप्त हो गया। फिर मतलब वहाँ पे जो भारत का विभाजन हो गया, इस कारण से भारत के कई लोग नाखुश भी थे गांधी जी से, क्योंकि पाकिस्तान से ना हिंदुओं को काट काट के भारत भेजा रहा था, कई मुस्लिमों के द्वारा या मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े संगठनों के द्वारा। तो इस कारण से ना दोनों देश में बहुत ज़्यादा दंगा हो गया। गांधी जी ना भारतीय कई लोग जो कट्टरपंथी हिंदू थे उसके नज़रों में गिर गए, मतलब। तो उसको इसी को देखते हुए बहुत सारे प्लानिंग बनाया गया, लेकिन 2 मुख्य व्यक्ति इसमें नाथूराम गोडसे ने क्या किया, तो गांधी जी के नज़दीक से जाते, जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे उस समय सामने से जाके दिल्ली में उसके निवास स्थान पे सामने से आके गोली मार दिया। 3 गोली मारा गया उसके सीना में, एकदम सीधे सीधे। गांधी जी वहीं पे निधन हो गए, हे राम कहते हुए गिर पड़े। उसका अंतिम वक्त था हे राम। इसके बाद क्या हुआ, मतलब
एकदम पूरा देश सन्नाटा छा गया कि इतने बड़े काम जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, एकदम जो सुख भोग विलास से मतलब जीवन जी सकता है, और वो व्यक्ति को गोली मार दिया गया, मतलब पूरा देश सन्नाटा में आ गया। और इस कारण से क्या हुआ, मतलब सन्नाटा, उसमें कई लाख लोग उसके समाज, मतलब जब वहाँ पे दाह संस्कार के वहाँ पे कई लाख लोग वहाँ पे शामिल हुए उसमें। और उसके वहाँ पे जो राजघाट है ना, राजघाट दिल्ली में है, वहाँ पे उसका समाधि स्थल बनाया गया है। इसके बाद जो गोली मारने वाले थे नाथूराम गोडसे, और एक और षड्यंत्रकारी उसके साथ, उसका नाम था नारायण आप्टे, उसको फांसी दे दी गई बाद में। 15 नवंबर 1949 ईस्वी को अम्बाला सेंट्रल जेल, जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। और इसके बाद गांधी जी जो सभी पूरे हिंदुस्तानी के दिल में अभी भी समाया हुआ है, 1948 ईस्वी के बाद से, मतलब 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मार दी गई थी, और अभी भी पूरे भारतीयों के ना दिल में समाया हुआ। अभी भी जब कहीं भी आंदोलन की बात होती है विश्व में कहीं भी, तो गांधी जी का नाम जरूर आता है पूरे विश्व में। और गांधी जी का ही दिया हुआ सिद्धांत एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो सरकार को भी स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और आंदोलनकारी को भी संयम दृष्टि से, संयमित रूप से अपना आंदोलन करके सरकार को झुकाने का भी ये ताकत रखता है। अभी भी कॉकरोच आंदोलन हुआ था, आप लोगों ने देखे होइएगा कि लोगों ने शांतिपूर्ण तरीका से प्रोटेस्ट किया था और सरकार को भी झुकना पड़ा था। तो इसीलिए गांधी जी का सिद्धांत अभी भी इतना जीवित है जो कोई सिद्धांत उसके आगे टिक नहीं सकता है। विशेष रूप से सरकार और आंदोलनकारी के बीच में जो संबंध होते हैं उसके बीच में अभी भी आंदोलन को दीर्घ समय तक चलाने के लिए गांधी जी का सिद्धांत है, उसी पे चलना पड़ेगा किसी आंदोलनकारी को। यदि वे हथियार का प्रयोग करते हैं तो शासन द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग गांधी जी को सही से पढ़िए, उसके बारे में समझिए, सीखिए। कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करके ना गाली देते हैं ना, तो दिल विदीर्ण होता रहता है कि लोग कितना नासमझ हो गया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, उसके बारे में भी लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या। तो इसीलिए कुछ उसके बहुत सारे किताब, जैसे हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, ये सब किताब को आप कम से कम पढ़िए, तब उसके त्याग के बारे में जानिएगा। 1944 ईस्वी में उसके पत्नी की मृत्यु हो गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार किया था, पूना खा पैलेस में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन दांव पे लगा दिया, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और उसी के गांधी जी के सिद्धांत पे चल के ही कई अफ्रीकी जो स्वतंत्र हुए, जैसे नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने सुने होइएगा, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करवाया। तो ये बहुत बड़े नेता थे। जय हिंद ये परमात्मा को, और ये भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको महात्मा की उपाधि दी थी। और ऐसे ऐसे युग पुरुष जीवन में एक बार किसी किसी को देखने को नसीब होता है। हम लोगों के नसीब में तो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम सैल्यूट कर सकते हैं निश्चित रूप से। जय हिंद।